नमस्कार दोस्तों, केमिन प्लस में आपका स्वागत है। आज करते हैं स्टार्ट आज के क्वेश्चन। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसंट्रेटेड HNO3 इज स्टोर्ड इन एंड ट्रांसपोर्टेड इन विच मेटल। किस तरह के कंटेनर में इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है या फिर स्टोर करके रखा जाता है? तो वो एल्यूमिनियम का कंटेनर होता है, क्योंकि एल्यूमिनियम में क्या होता है ना कि जब ये एयर में एक्सपोज रहता है तो इसमें चारों तरफ एक ऑक्साइड के लेयर बना लेता है। हम 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, याद ही होगा आपको, है ना। Al क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और Al2O3 की ये पैसिव लेयर बना लेता है अपनी चारों तरफ, जिसकी वजह से इस पर फिर रिएक्शन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये HNO3 इससे रिएक्शन नहीं करता। बाकी आयरन, कॉपर, टाइटेनियम ये तो मेटल्स हैं, तो इनसे फटाफट कर लेगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि Al2O3 की पैसिव लेयर की वजह से एल्यूमिनियम के बर्तन ही ज़्यादा सूटेबल रहते हैं। विच कंपाउंड फॉर्म्स सॉल्ट विद बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड कैसे बना होगा, बेंजीन का सल्फोनेशन हुआ होगा, वो मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि विच कंपाउंड फॉर्म सॉल्ट विद बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो इनमें से जो होता है ना, सबसे अच्छा सॉल्ट NaOH बनाता है ईजीली, है ना। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड का अगर हम फार्मूला देखें, क्या होता है? SO3H। इसमें क्या होता है? NaOH, ठीक है। तो ये डालते हैं, क्या बन जाता है? SO3Na बन जाएगा, ठीक है। फिर ये NaOH क्या करेगा? थोड़ा NaOH की मात्रा बढ़ाएंगे, एक्सेस में लेंगे, तो इस तरीके से ये आप देखिए फिनॉल बनता है और Na2SO3 बाहर निकल जाता है। तो बहुत इजीली NaOH के साथ सॉल्ट बना लेता है, ठीक है। पहले ये सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड बनता है और फिर फिनॉल बनता है और Na2SO3 एज ए बाय प्रोडक्ट बाहर आ जाता है। समझ में आई बात? तो कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेते हैं, और कभी पता है क्या पूछते हैं कि सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड रिएक्ट विद NaOH, विच कंपाउंड वी विल गेट। मतलब इसको ये उल्टा पूछ लेते हैं, ये दे देंगे सारा का सारा ये वाला, और पूछ देंगे कौन सा कंपाउंड बनेगा। बेंजीन ये बेंजोइक एसिड दे देंगे, बेंजोडीहाइड दे देंगे, फिनॉल दे देंगे, ऐसे करके तो ये फिनॉल बनता है इससे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ लिक्विड कैन एग्जिस्ट बिटवीन विच 2 पॉइंट्स, बिटवीन इट्स बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। क्योंकि देखिए ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं ना, तो ऊपर को चलते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, और नीचे को जाते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट। सपोज ये कोई कंपाउंड है ना, और लिक्विड फॉर्म में है। अगर आप ऊपर को चलते रहोगे तो ये वेपर फेम में चला जाएगा, वेपर फेज में चला जाएगा। नीचे को आओगे तो क्या होगा? ये जमने लग जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। तो लिक्विड में कब है ये? जब ये मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट के बीच में है। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की, क्या बोल रही हूँ मैं, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट के बीच में है। बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट के बीच में ही कोई लिक्विड एग्जिस्ट करता है। ऊपर जाने पर वो वेपर बन जाता है, नीचे आने पर वो फ्रीज्ड हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन ब्लीचिंग पाउडर इज हीटेड विद H2SO4। अगर ब्लीचिंग पाउडर की बात हो रही है तो ज़रूर Cl2 निकल रहा होगा। देख लेते हैं, CaOCl2 प्लस H2SO4, इसका मेन प्रोडक्ट जो है वो Cl2 ही होता है। और इसके अलावा ये बनाएगा CaSO4 का सॉल्ट और वाटर, ठीक है। तो ये जो है मेन प्रोडक्ट होता है इसका Cl2, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है व्हाट इज़ नॉर्वेजियन सॉल्ट पीटर। नॉर्वेजियन सॉल्ट पीटर CnO3 होल ट्वाइस को कहते हैं, CnO3 होल ट्वाइस, और ये फर्टिलाइजर की तरह यूज़ होता है। विच गैस इज लिबरेटेड इन ड्यूमास मेथड। ड्यूमा मेथड में नाइट्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। हमने क्वांटिटेटिव एनालिसिस पढ़ा था जब, उसमें पता चला था कि ड्यूमा मेथड से नाइट्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। What will be the sign of change of entropy for the reaction 2H2S plus 3O2 is equals to 2H2O plus 2SO2। ये सब गैस फॉर्म में है। देखिए अब गैस फॉर्म अगर ये सॉलिड होते और ये गैस होते तो हम आराम से बता देते कि एंट्रोपी तो बढ़ रही है। एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस ऑफ द पार्टिकल्स, या कह सकते हो उनके भागना, अलग अलग डायरेक्शंस में भागने। गैस के मॉलिक्यूल जब भागते हैं तो उसको हम, कोई भी पार्टिकल अगर वो रैंडमली घूम रहा है, इधर उधर फुल काइनेटिक एनर्जी से घूम रहा है, तो हम कहते हैं कि एंट्रोपी बढ़ गई है भैया, है ना, एंट्रोपी बढ़ गई है। मतलब एक लिक्विड जब
जब गैस बनता है, एक लिक्विड जब गैस बनता है यानी कि पानी उबल के जब वेपर बनता है तो उसकी एंट्रोपी बढ़ जाती है क्योंकि पार्टिकल फैल जाते हैं इधर उधर। तो ऐसे ही एंट्रोपी में किसे कहते हैं, रैंडमनेस को कहते हैं। यहाँ पर ये सारे गैस में है और हमें कैसे पता चलेगा, अगर ये सॉलिड होते और ये गैस होते तो हमको पता चलता कि एंट्रोपी बढ़ रही है, लेकिन यहाँ तो सब गैस में है। तो ये काम करते हैं, मोल्स देख लेते हैं, 2 और 3 कितने मोल्स हो गए, 5, 2 और 2 4 मोल्स। तो मोल्स किधर कम हो रहे हैं, इधर कम हो गए का मतलब थोड़ा इस तरीके से सोच लीजिए कि पार्टिकल पास पास आ गए हैं, मोल कम हो गए हैं। मोल कम होने का मतलब है कि मॉलिक्यूल थोड़ा पास पास आ गए हैं। तो रैंडमनेस क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। रैंडमनेस क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, या एंट्रोपी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। एंट्रोपी डिक्रीज़ का मतलब होता है कि नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट केपी इन टर्म्स ऑफ केसी फॉर द रिएक्शन। केपी और केसी के टर्म्स में हमें इस रिएक्शन को देखना है। तो सबसे पहले मुझे तो ये पता होना चाहिए कि केपी और केसी के बीच में क्या रिलेशन है। केपी इज इक्वल्स टू केसी आर टी डेल्टा एन जी, ये फार्मूला होता है। ये हमने थर्मोडायनेमिक में इक्विलिब्रियम में पढ़ा था। ठीक है, थर्मोडायनेमिक में पढ़ा था ये। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, अब देखो ये सारे गैस हैं, गैस 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 गैस, सारे गैस फॉर्म में है। मैंने मेंशन नहीं किया है बट ये है गैस फॉर्म में। ठीक है, चलिए अब के डेल्टा एन जी निकाल लेते हैं। डेल्टा एन जी जो है वो होता है, डेल्टा एन जी जो होता है वो होता है प्रोडक्ट का जो गैसेस होते हैं ना उनका जो सम होता है माइनस रिएक्टेंट, जितने भी गैसेस रिएक्टेंट्स हैं ना उनका सम कर दो, माइनस कर दो। तो जब प्रोडक्ट्स देखो आप, 2 प्रोडक्ट्स में गैस कौन है, 2SO3 यानी कि 2 माइनस रिएक्टेंट में O2 और SO2 दोनों गैसेस हैं। तो ये तो 2 हैं, ये 1 है, तो 2 + 1 3 यानी कि -1। तो डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी आ गई, -1। सम ऑफ द गैशियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ द गैशियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो माइनस करेंगे तो -1 आ जा रहा है। अब हम ये इसकी वैल्यू -1 रखेंगे तो ये -1 रख दीजिए, क्या रिलेशन आ रहा है, के पी इक्वल्स टू के सी आर टी की पावर -1। तो ये रिलेशन रहेगा, क्या आया, के पी इक्वल्स टू के सी आर टी की पावर -1। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन द रिएक्शन। एक रिएक्शन दी हुई है, ये देखिए, ये 2Ag 4Ag और O2 सब सॉलिड और ये गैस फॉर्म में है। तो क्या करेंगे, हम पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए पढ़ते हुए आ रहे हैं फ्रॉम द बिगनिंग कि हम सॉलिड और सॉलिड को कैंसिल करते हैं, इनको लेते ही नहीं हैं। जब हम जैसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं ना, अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालें तो इस तरीके से निकलना चाहिए। देखिए PO2 और PAG अपॉन PAG2, इस तरीके से निकलना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, इसको और इसको कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल क्यों करते हैं, क्योंकि सॉलिड्स का और लिक्विड्स का क्या होता है, पार्शियल प्रेशर और कंसंट्रेशन फिक्स होता है। कंसंट्रेशन फिक्स होने की वजह से इनको हम क्या करते हैं, नहीं लेते हैं, पार्शियल प्रेशर सिर्फ गैसेस का लेते हैं। तो ये PO2 इज इक्वल्स टू KP आ गया। तो ये क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन द रिएक्शन विल बी, तो इक्वल टू KP देखिए फर्स्ट आंसर राइट आ रहा है, ये देखिए PO2 इज इक्वल्स टू KP। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आर डबल्ड, देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर टेम्परेचर के अलावा किसी भी चीज़ का इफ़ेक्ट नहीं आता है, पड़ता ही नहीं है। तो ये अगर हम कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। चाहे कंसंट्रेशन करो, चाहे टेम्परेचर करो, चाहे प्रेशर करो, चाहे वॉल्यूम करो, कुछ भी करो, रिमेन सेम ही रहेगा। अगर टेम्परेचर की बात आएगी तो फिर ये इक्विलिब्रियम क्या होगा, इसमें चेंजेस आएंगे। द प्रेशर इनसाइड टू ट्यूबलाइट ब्रेक्स विद अ क्रैकिंग साउंड ड्यू टू। क्रैकिंग साउंड क्यों आती है ट्यूबलाइट टूटने पर? चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर इज लेस इनसाइड द लैम्प देन एटमॉस्फेयर।
pressure is more inside the tube than atmosphere. The lamp is filled with reactive gases. The lamp is filled with the mercury vapor. तो एक्चुअली शायद ज़्यादातर लोग ये वाला आंसर लगा रहे होंगे. द प्रेशर इज़ मोर इनसाइड द ट्यूब देन द एटमॉस्फेयर. एक्चुअली ये गलत है. प्रेशर जो होता है ना वो लेस होता है इनसाइड द लैम्प. लैम्प के अंदर प्रेशर कम होता है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. अ थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन इज डिपेंड ऑन. किस पे डिपेंड करती है स्टेट फंक्शन? सिर्फ फाइनल और इनिशियल स्टेज पे डिपेंड करती है. अगर पाथ फंक्शन की बात करते हैं तो वो पूरा पाथ पे डिपेंड करती है. ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेज पे डिपेंड करती है. कौन? स्टेट फंक्शन. ठीक है, तो स्टेट फंक्शन बहुत सारे हैं, बहुत सारे स्टेट फंक्शंस हैं. ठीक है, तो किस पे डिपेंड कर रही है? इनिशियल एंड फाइनल स्टेज पर. चलिए, तो आज के क्वेश्चंस इतने ही. कल मैं फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आती हूँ. तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए. गुड बाय.